अभी हम लोग जो है वो एनसीईआरटी सार संग्रह के फिजिक्स को भी देख रहे हैं और इसमें ये हम लोगों का है लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग पढ़ने वाला है यांत्रिकी जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैकेनिज्म कहते हैं उसको। ये काफ़ी सिंपल और आसान शब्दों में मैं इसे समझाने का ट्राई करूँगा और मैं चाहूँगा कि सारे के सारे लोगों को ये एक बार में ही समझ में आ जाए। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे और लेक्चर्स जो हैं वो चैनल पे डले हुए हैं, तो आप लोग चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी लेक्चर को भी अवेल कर सकते हैं, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का क्या दिया हुआ है, दिया हुआ हम लोग का प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है, मतलब मैक्सिमम इसको होने के लिए जो कितने कोण की आवश्यकता हो, कितना डिग्री जो एंगल है उसकी ज़रूरत होगी, तो 45 डिग्री की। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर की तरफ कूदता है तो नाव पीछे की ओर चली जाती है, और ये किस लिए होता है, ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम जो कि हम लोग को कहता क्या है, जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर की जो है वो प्रतिक्रिया होगी, इस चीज़ को दिखाता है। तो उसके कारण जो है वो नाव पीछे की तरफ चली जाती है। यहाँ अगर नाव का उदाहरण ना देके हम लोगों से पूछ लेता कि बताइए बंदूक की गोली अगर आगे चलती है तो बंदूक पीछे क्यों धक्का देता है, तो उसका भी यही कारण होता। ठीक है, फिर हम लोग को दिया संवेग परिवर्तन की दर जो किसके बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर को बल के बराबर का रखा जाता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस चीज़ को परिभाषित करता है, तो ये जड़त्व को परिभाषित करते हैं। अच्छा, इनर्शिया न्यूटन की गति का प्रथम नियम बताता क्या है, ये बताते हैं हम लोग कि जब तक कि कोई असंतुलित बल जो है वो किसी भी चीज़ पे काम नहीं करेगा, तो अगर वो चीज़ हम लोगों की मूव कर रही है, मतलब अगर वो गतिमान है कोई वस्तु, तो वो गति में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रह जाएगी। मतलब अगर हम लोग उस पर कोई एक अनियंत्रित बल देते हैं तो वो हम लोगों की जो है वो अपने अवस्था में परिवर्तन लाएगी, मतलब अगर मूव करिए तो रुक जाएगी, या रुकी हुई है तो मूव करने लगेगी, और नहीं तो अपने उसी पोजीशन को वो चलती रहेगी। और इसी चीज़ को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का यूज़ कहाँ होता है, तो रेलवे में जब हम लोग बैठे रहते हैं रेलगाड़ी में, तो ब्रेक लगने पे हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, या हम लोग कैच जब ले रहे होते हैं तो हाथ को पीछे तक लेके जाते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम लोग के इनर्शिया के, जड़त्व के। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें तो हम लोग का दिया हुआ यहाँ क्या, प्रक्षालन मशीन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वॉशिंग मशीन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ये किस चीज़ पे काम करता है, तो ये हम लोग के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। ये हम लोग के ऐसे 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 गोल गोल घुमाते रहता है सारे कपड़ों को, और इसके कारण होता क्या है, इसमें जो भी गंदगियाँ हैं वो गंदगी हम लोग की बीच में आ जा रही होती है, तो ये हम लोग के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम कर रहा होता है। फिर दिया सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सड़क पर चलते जब हम लोग हैं तो वो सरफेस चूँकि खुरदरा रहता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन मतलब घर्षण जो है, घर्षण बल ये बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, जबकि अगर बर्फ़ पर चलते हैं तो बर्फ़ पर ना के बराबर का घर्षण होता है और हम लोग गिरने लगते हैं। ठीक है, इसलिए आगे हम लोग का यहाँ दिया हुआ न्यूटन की गति के बहुत सारे नियम। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर वाले पार्ट को देख लेते हैं कि ऊपर में हम लोगों का क्या था। यहाँ हम लोगों का दिया हुआ क्या है कि अगर किसी पिंड का संवेग मतलब मोमेंटम और वेग मतलब वेलोसिटी, अगर इस दोनों का अनुपात लिया जाए, रेशियो लिया जाए, तो उसको क्या अब हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे द्रव्यमान। मतलब हम कह सकते हैं कि m/v हम लोगों के जो किसके बराबर होता है, ये हम लोगों के मास के बराबर का होता है। ये m4 हम लोगों का है मोमेंटम। ठीक है, और ये v4 हम लोगों की है वेलोसिटी, और M4 हम लोगों का है मास, कैपिटल M4 मास हम लोगों का है। तो ऐसे हम लोग इसको याद रखेंगे। फिर यह त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो ये हम अपने पिछले वाले लेक्चर में भी बताएं कि E इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है v - u/t होता है। क्यों होता है, क्योंकि त्वरण का मतलब ही हम लोगों का होता है कि वेग में परिवर्तन की दर जो रहेगी उसी को हम लोग त्वरण कह रहे होंगे। ठीक है, तो यह संवेग परिवर्तन की दर जो होगी उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, त्वरण के नाम से जान रहे होंगे। तो यहाँ हम लोग का ए एक्सेलरेशन है, भी हम लोगों का अंतिम वेग है, और यू हम लोगों का प्रारंभिक वेग है, और टी उतने में लगने वाला समय हम लोगों का। अगर ये निगेटिव रहेगा तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ स्लो हो रही है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। ये हम लोगों को याद रखना। फिर दिया तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो ये परवलयी वक्राकार होगा, और इसी के कारण जो है तेल के टैंकर जो हैं, तेल के टैंकर में बहुत सारे ऐसे जो हैं वो पार्ट बने होते हैं ताकि ये उठे और यहाँ से हम लोग के रिटर्न आ जाए इसमें। और इससे होगा क्या, इससे जो है वो हम लोग की गाड़ी उलटने का डर जो बहुत ही कम रहा करेगा। ठीक है, तो ये परवलयी वक्राकार इसको बनाया जा रहा होता है। इसके अलावा देखिए एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण जो है वो कैसा होता है, तो एक समान जो वृत्तीय गति है वहाँ पर त्वरण हम लोगों का एक समान रहेगा। क्यों, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर है त्वरण, या वेग परिवर्तन की दर है त्वरण। तो वेग अगर परिवर्तित ही नहीं हुआ, एक समान जब वो गति कर रही है, तो इसका मतलब वहाँ त्वरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आगे तक किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज़ पर लिखना संभव है, तो ब्लैक बोर्ड या कागज़ पर हम लोग फ्रिक्शन के कारण जो है लिखवा रहे होते हैं, मतलब हम लोगों का
जो कलम रहता है वो, और जो जिस चीज़ पे हम लोग लिख रहे हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो चाहे वो हम लोगों का पेपर हो, उसमें इन दोनों के बीच में घर्षण काम करता है और उसका टिप घूमते रहता है और हम लोगों को चीज़ें लिखने में आसानी हो रही होती है। अगर घर्षण नहीं होगी तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। सनमाइका का जो हम लोगों का पार्ट रहता है, या हम कह सकते हैं जो व्हाइट बोर्ड रहता है, उस पर अगर हम जाके चौक से लिखें तो कभी नहीं लिख पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसके बीच का फ्रैक्शन बहुत ही कम रहा करेगा और वहाँ पर कुछ भी हम लोगों का नहीं लिखाएगा। अब न्यूटन के गति के तीनों नियमों को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो गति का पहला नियम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है हम लोग का कोई भी पिंड अगर विराम अवस्था में है, मतलब अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी दूसरा बल काम ना करे। या एक और तरीका इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग की मूव कर रही है, मतलब गतिमान है, तो वो तब तक गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई दूसरा बल, बाह्य बल जो है दूसरा, वो आरोपित ना करा जाए, उस पर दूसरा बल ना लगाया जाए। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों का फ़ैन चल रहा है तो वो चलते रहेगा तब तक। कब तक? जब तक कि हम लोग, अच्छा फैन फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, या हम कह सकते हैं कोई फिरकी, तब तक हम लोग की फिरकी हम लोग घुमा सकते हैं जब तक कि हम लोग उसको अपने हाथ से रोके नहीं। या इसके साथ साथ दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, साइकिल हम लोगों की जो पैडल मारने के बाद तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर दूसरा बल नहीं लगता, लेकिन लगता है। ठीक है? जो घर्षण है, घर्षण बल के कारण, हवा के कारण जो है, हवा के रेसिस्टेंस के कारण जो है, वो हम लोग की साइकिल काफ़ी स्लो हो जा रही होती है। ऐसा है। फिर दूसरा नियम हम लोग का क्या कहता है? दूसरा नियम हम लोग का कहता है किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर जो है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होगी और संवेग परिवर्तन की दर बल के दिशा में होगी। मतलब ये हम लोगों को बल की परिभाषा दे रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो हम लोग की क्या होगी? ये हम लोग की उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर ही बल कहला रही होती है, और बल हमेशा जो है वो संवेग परिवर्तन की दर के दिशा में होती है। मतलब कि ये हम लोगों की जो सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है? ऐसा हम लोगों का। फिर तीसरा नियम क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सबसे आसान है। ये हम लोग का कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत जो है वो प्रतिक्रिया होगी। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि अगर नाव ऊपर से हम लोग कूद रहे हैं तो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसको संतुलित करने के लिए जो पीछे हम लोगों का नाव भाग जाएगा। या फिर बंदूक से अगर हम लोग गोली फायर कर रहे हैं तो हम लोगों की बंदूक आगे निकलेगी और उसका बट जो है वो हम लोगों को पीछे आके लगेगा। या फिर इसके साथ साथ अगर हम लोग चेक करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो रॉकेट वगैरह होती है वो जितना प्रेशर नीचे आरोपित करता है उतनी ही स्पीड से ऊपर की तरफ वो मूव कर रहा होता है। ठीक है? तो ये सारा का सारा हम लोग के न्यूटन की गति के तीसरे नियम के द्वारा हो रहा होता है। अब सबके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम का एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग चलती हुई गाड़ी पे रुकता है अगर कोई गाड़ी, तो हम लोग चूंकि उसमें बैठे रहते हैं तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का पूरा शरीर जो है उस समय वो क्या रहता है? वो रहता है हम लोग का विरामावस्था में, शरीर का जो निचला पोर्शन है वो। और गाड़ी अचानक से रुकी हुई हम लोग की है ना, तो हम लोग आगे की तरफ झुक जा रहे होंगे। इसके अलावा देखें तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डंडा लेके और कंबल को अगर झाड़ते हैं तो उसमें से धूलकन बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि धूलकन है विरामावस्था में, और कंबल पे हम लोग डंडा मार के उसको गतिमान कर दिए हैं, तो वो हम लोगों की धूलकन जो बेचारी रुकी पड़ी है वो हम लोग की बाहर की तरफ सामने आ जाएगी। ऐसा। फिर गति के दूसरे नियम से अगर देखें तो गेंद पकड़ने के समय खिलाड़ी अपने हाथ को काफ़ी पीछे तक लेके जाता है। क्यों? ताकि उस पर कम से कम बल लगे और इसके कारण चोट भी उसको ना के बराबर का लगे। ठीक है? फिर न्यूटन की गति के तीसरे नियम को यदि देखें तो इसमें दिया हुआ बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लग जाता है। या रॉकेट वायुयान की गति होगी, चप्पू चलाने में नाव को हम लोग पीछे की तरफ चप्पू से धक्का देते हैं तो नाव आगे की तरफ बढ़ रही होती है। पैर से जब हम लोग चल रहे होते हैं तो हम लोग पीछे की तरफ पैर से मूव करते हैं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ पा रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा तीसरे नियम का उदाहरण है। फिर आता है एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोगों का ऊर्जा जो ना तो सृजन करा जा सकता है, मतलब इसको बनाया जा सकता है, और ना ही इसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब नष्ट कर सकते हैं। इसे हम लोग कर क्या सकते हैं? फिर एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा के रूप में हम लोग इसका रूपांतरण कर सकते हैं, मतलब उसको बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है? जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का यांत्रिक ऊर्जा किसी और प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा था। जैसे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो है वो फैन का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो इसमें हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग की कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो हम लोग की विद्युत ऊर्जा है ये हम लोग की कन्वर्ट हो जा रही है, मतलब बदल जा रही है हम लोग की यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है? मशीनी ऊर्जा जो है उसमें हम लोग की कन्वर्ट हुई है, वो घूमती रहती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है? फिर दिया हम लोग का अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल क्यों उठता है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का एक लेयर है, मतलब हवाओं का एक बहुत मोटा सा जो है वो लेयर लगा हुआ है, और उसमें आने से जो है वो हम लोग के उस पिंड और वायुयान जो वायु है, मतलब वायुमंडल है, इसके बीच में घर्षण होता है और उसके कारण जो है उसमें आग लग जा रही होती है। फिर दिया ग्रही पिंड की परिक्रमा गति जो है, मतलब जो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो किस बल के कारण करते हैं? तो ये हम लोग के सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, उस बल के कारण होता है। होता क्या है? अभिकेंद्रीय बल, और जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे
सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों आखिर होते क्या हैं? इसमें अगर देखें तो ये एक हम लोगों का पिंड है और ये एक दूसरा पिंड है। तो ये पिंड अगर उसको अपने से बांधे रखता है तो ये इसके चारों तरफ ही घूम सकता है। इसको हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। ठीक है, मतलब अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, मतलब इसके केंद्र के अनुदिश ही ये घूर्णन कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा। और एक हम लोगों का दूसरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, इसमें होगा क्या कि ये एक पार्ट है और इससे दूर जाना सब चाह रहा होगा। सब चाह रहा होगा कि भैया हम इससे किसी तरह से कैसा हो जाए, इससे बच के हम किसी तरह से निकल जाएं। ठीक है, ऐसा। तो उसको हम लोग कह रहे होंगे कि वो हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यहाँ पर हम लोग का सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ये सारी की सारी चीज़ें लगी पड़ी रह रही होती है। ठीक है, फिर आगे हम लोग का आता है दूध मथना। जो हम लोग का रहता है, दूध मथने के बाद जो हम लोग का क्रीम बनता है उसको दूध से हम लोग अलग कर लेते हैं। किस बल के कारण? तो वो हम लोग के अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। कैसे बल के कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। हम लोग जो अभी तुरंत पढ़े हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो अपकेंद्रीय बल है। और वो अभिकेंद्रीय बल जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, इसके जस्ट अपोजिट हुआ करता है। मतलब इसमें चीज़ें हम लोगों की सेंटर से दूर भागना चाहती है। ठीक है, केंद्र से दूर की तरफ जाना चाह रही होती है। फिर दिया है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं वायु प्रक्षोभ, मतलब विंड कहते हैं। हवा हम लोग की जो ऊपर उठ के ऐसे मूव करती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं वायु प्रक्षोभ। फिर दिया रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या था संवेग संरक्षण का सिद्धांत? इसमें हम लोग देखें कि संवेग भी हम लोगों का जो संरक्षित रहा करेगा और इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब बल अपना जो है वो रुका हुआ रहेगा और इसको हम लोग दूसरे फोर्स चीज़ों में बदल सकते हैं। जितना रॉकेट जो है वो, रॉकेट की ईंधन जो है वो जितने जोर से नीचे की तरफ अपना धुआं निकाल रहा होता है, रॉकेट उतना ही स्पीड में ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसमें हम लोग से अगर पूछ लिया जाए कि ये न्यूटन के किस गति के नियम के कारण है, तो हम लोग कह देंगे कि ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण है। फिर हम लोग यहाँ पर देखें दिया हुआ क्या? पेचकस, या उससे पहले उत्तोलक को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग बीच बीच वाले पार्ट को देखेंगे। दिया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन सा होते हैं? तो कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास, ये सारे के सारे हम लोग के जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको इन सब में से कोई भी नाम दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि बताओ भैया ये हम लोगों के जो है वो किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। फिर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर बात करें तो इसमें सरोता आता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन आ रही होती है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर बात करें तो इसमें स्टेपलर आता है, चिमटा आता है। हम लोगों का हाथ जो है वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आ रहा होता है। फिर दिया पेचकस के द्वारा जो हम लोग पेंच को घुमाते हैं, या दरवाजे के हत्थे से जो कब्जा हम लोग लगाते हैं, ये टॉर्क का उदाहरण, मतलब बल आघूर्ण का उदाहरण है। मतलब हम लोग एक जगह रख के ऐसे करके घुमा देते हैं, या फिर हम लोग का कब्जा है, गेट है, ऐसा लगाओ तो उसको हम लोग इस तरफ ऐसे ट्रांसफर करते हैं, तो ये हम लोग के टॉर्क मतलब बल आघूर्ण का ही उदाहरण रह रहा होता है। ठीक है, अब जो बीच वाला हिस्सा था जिसको छोड़े थे उसको देख लेते हैं एक बार। क्या दिया हुआ है हम लोग का कि सरल आवर्त गति जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इसमें दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता हम लोगों को जो है वो दोलन में पड़ रही होती है, मतलब सरल आवर्ती गति जो होती है उसमें पड़ती है। अगर कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये हुक के नियम पर काम कर रहा होता है कमानी तुला जो होता है वो। आगे देखिए, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसके उतनी ही दूरी तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? अगर हम लोग उसके स्पीड को दुगना कर दे रहे हैं तो हमको उसको रोकने के लिए 4 गुना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसके उल्टा में हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके हाँ, उसका वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती ये होता है, इसीलिए हम लोगों को जो है उसके वर्गमूल का उल्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे दिया जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रैखिक संवेग संरक्षण पर काम कर रहा होता है। जेट इंजन जो है ये, मतलब जो रॉकेट है, सेम उसी तरह का हम लोगों का ये भी सिद्धांत को फॉलो करता है। तो बस इतने ही हम लोगों के जो है वो दूसरा चैप्टर जो हम लोगों का मैकेनिज्म है, जो चैप्टर का हिंदी में नाम था यांत्रिकी, उसमें था हम लोगों का। बाकी लेक्चर जब तक आ रहे हैं तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।